हेलो एवरीवन, आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या इंडियन पॉलिटी का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 52 से 72 तक और भी आर्टिकल्स हैं कुछ एक हम डिस्कस करेंगे। तो आज इसको अच्छे से जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद कुछ और बातें प्रेसिडेंट के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके साथ साथ प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने अभी सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ ही बेल आइकन पे प्रेस भी कर दिया होगा, ताकि आपको अदर नोटिफिकेशन मिलती रहें। और साथ ही मेरे दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ इस टॉपिक की, तो हमें पता है हमने इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। संसदीय शासन प्रणाली हमने इंग्लैंड से प्रभावित होकर अपनी इंडिया में अडॉप्ट करी है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक खास बात ये होती है कि इसमें दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। एक रियल एग्जीक्यूटिव होता है और एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। एक रियल एग्जीक्यूटिव होता है और एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, किसमें? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अगर मैं रियल एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो इंडिया में रियल एग्जीक्यूटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो है रियल एग्जीक्यूटिव। और अगर मैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। तो ये हमारी कंट्री में कौन है? ये है हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने क्या बोला आपको कि हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अडॉप्ट नहीं करी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली देयर आर टू एग्जीक्यूटिव, वन इज रियल एग्जीक्यूटिव, अदर वन इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। इंडिया में भी रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है। अब देखिए, प्रेसिडेंट को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्यों बोला जाता है? नॉमिनल का मतलब नाम का एग्जीक्यूटिव। एक्चुअल में हमारे कंट्री में जितने भी काम किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। प्रेसिडेंट जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर ये अपॉइंटमेंट करते हैं, बड़े बड़े इमरजेंसी डिक्लेयर ये करते हैं, बड़े बड़े डिसीजन ये लेते हैं, लोगों को रिमूव ये करते हैं। लेकिन हाँ, ये जो भी ये काम करते हैं, जो भी काम प्रेसिडेंट की नाम पर होता है, प्रेसिडेंट करते हैं, वो सारे के सारे काम प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से करते हैं। प्रेसिडेंट कभी भी अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रेसिडेंट एक टाइप के नाम मात्र अध्यक्ष हैं, नॉमिनल अध्यक्ष हैं, जो काम तो बहुत करते हैं, लेकिन काम क्यों कब करते हैं? जब प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलती है। तो फिर भी प्रेसिडेंट की हमारे देश में बड़ी महत्वपूर्ण पोजीशन है। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो प्रेसिडेंट को कंट्री का हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है। हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं बोला जाता। हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ही इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का हेड बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है। ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। अगर आपको प्रेसिडेंट को लेके कोई भी क्वेश्चन आता है, उसके बाद आप लिखोगे कि प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री भी बोला जाता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री भी बोला जाता है। देश का पहला नागरिक प्रेसिडेंट को ही बोला जाता है। ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। अब मेरे दोस्तों, हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आर्टिकल 52 टू 78 आते हैं। 52 से लेकर 78 तक आर्टिकल आते हैं। किसमें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में 52 से 78 तक के आर्टिकल जो हैं ये डील करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव से। किससे डील करते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव।
यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, प्रेसिडेंट भी आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी आते हैं, हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो भी आते हैं। लेकिन हमने जो पढ़ना है, हमने केवल प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग पढ़ना है। तो ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में पढ़ने के बाद अब हम जानेंगे प्रेसिडेंट के लिए रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 52 की, आर्टिकल 52 की कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आर्टिकल 52 बोलता है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे कंट्री में एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 ये बोलता है। 52 में ये बोल दिया गया है कि हमारे कंट्री में एक प्रेसिडेंट होगा। वहीं पे अगर मैं आर्टिकल 53 की बात करूं, तो आर्टिकल 53 बोल देते हैं साफ साफ कि जो प्रेसिडेंट है, ही इज़ द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, अर्थात जो हमारी यूनियन है, हमारा जो सेंटर है, उसकी एग्जीक्यूटिव, उसकी कार्यपालिका, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है ना, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है गवर्नमेंट का, उसका हेड कौन है? प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 53 बोलता है। अब आप बोलोगे कि एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या हैं? इसका मतलब यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स का ये हेड है प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती क्या हैं? तो मेरे दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव पावर कहीं नहीं बताई गई है, लेकिन एक लैंडमार्क केस हुआ था, उसका नाम था राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में 1955 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब है पावर्स अदर देन लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर्स। एग्जीक्यूटिव का पावर का मतलब है लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर्स के अलावा जो पावर्स हैं। तो अब इसके बाद हम जानेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो मेरे दोस्तों, अब अगर मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करूं, तो सबसे पहले हु कैन फाइट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन फाइट करने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। और क्वालिफिकेशन हमारे आर्टिकल 58 में दी गई हैं। बेसिकली इलेक्शन के साथ आर्टिकल 54, 55, 56, 7, 8, 9 ये सारे डील करते हैं, 71 भी डील करता है। लेकिन हम सबसे पहले क्वालिफिकेशंस पढ़ेंगे। तो प्रेसिडेंट, जो पर्सन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है, पहली बात, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेकंड, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 साल की उम्र वो कंप्लीट कर ले, उसने कंप्लीट करी हो। तीसरा, ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए, वो सारी की सारी क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट के अंदर भी होनी चाहिए। अब इसमें मेन जो है वो क्या है कि लोकसभा का अगर बंदा कोई मेंबर बनना चाहता है, तो बंदे को अपने आप को एज ए वोटर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर कराना पड़ता है। अगर मान लो मैंने कल को लोकसभा का इलेक्शन फाइट करना है, तो सबसे पहले मैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में एज ए वोटर अपने आप को रजिस्टर करवाऊं। तो अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है कोई पर्सन, तो ही मस्ट रजिस्टर हिमसेल्फ एज ए वोटर इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका यही मतलब है कि ही मस्ट क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा। अगली जो क्वालिफिकेशन है वो है ही मस्ट नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे। अब मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि कोई गवर्नमेंट जॉब ना करता हो, पब्लिक सेक्टर में कोई पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग किसी कंपनी में कोई जॉब नहीं करता हो। लेकिन यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो प्रेसिडेंट है, क्या वो वाइस प्रेसिडेंट है, वो कोई मिनिस्टर है। अर्थात अगर कोई पर्सन प्रेसिडेंट है और वो इलेक्शन लड़ना चाहता है प्रेसिडेंट का, वो लड़ सकता है। प्रेसिडेंट होना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, गवर्नर होना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, मिनिस्टर होना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करना नहीं माना जाएगा। अगर वो प्राइम मिनिस्टर है तो ये भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना नहीं माना जाएगा। ये इसमें आप याद रखें। क्वालिफिकेशन पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। तो मेरे दोस्तों, ये भी क्वालिफिकेशंस की जैसी है, ये आर्टिकल 59 में दी गई हैं। 59 में बोला गया है कि ये बड़ा ज़रूरी है प्रेसिडेंट के लिए कि प्रेसिडेंट लोकसभा, राज्यसभा या जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है या लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा,
सेंटर में होते हैं, वैसे स्टेट्स में, वैसे तो सभी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, पर कुछ एक स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल दूसरा हाउस भी होता है। इंडिया में अभी 6 स्टेट्स हैं, शायद आई एम नॉट श्योर 6 या 7, दोनों में से एक स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो ये बड़ा जरूरी है प्रेसिडेंट के लिए, अगर वो कोई पर्सन प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो वो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन में आएगा। ये बात आप ध्यान रखिए, आर्टिकल 59 में बोली गई है। इसी के साथ ही आर्टिकल 59 में फिर से बोल दिया कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो किसी भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। अब ये पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है। तो मेरे दोस्तों, अब क्वालिफिकेशन पढ़ने के बाद अगर मैं बात करूं कि प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन करता है, प्रेसिडेंट को कौन वोट देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया में प्रेसिडेंट को इंडिया के लोग जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, लेकिन प्रेसिडेंट को बेसिकली प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। एक इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन आते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और हमारे स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं, उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके इलेक्टेड मेंबर किस में आते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पर 17वीं अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में, और इस अमेंडमेंट के जरिए बोल दिया गया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के पर्पज़ के लिए जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी होगी और जो पुडुचेरी जिसे बोलते हैं आप लोग, वो जो यूनियन टेरिटरी होगी, वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर्स भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। मेरे दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण है ये समझना आपको, आर्टिकल 52 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होगा। हम लोग, आप लोग डायरेक्टली वोट नहीं डालेंगे। हम लोगों ने किसको वोट डाले हैं? अपने लोकसभा के मेंबर्स को, अपने राज्यसभा के मेंबर्स को हम लोगों ने वोट डाले हैं। तो जो हमने लोकसभा राज्यसभा के लोगों को वोट डाले हैं या फिर हमने अपने एमएलएज को वोट डाले हैं, वो लोग हमारे बिहाफ में जाकर आगे इनडायरेक्टली किसको इलेक्ट करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो कौन इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसमें कौन आता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, बट फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन यूनियन टेरिटरीज वैसे तो नहीं आती, पर 17वीं अमेंडमेंट के जरिए यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। अब इसको पढ़ने से हमें ये पता चल गया मेरे दोस्तों कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन नहीं करता। अगली हेडिंग बनाओगे आप, हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो कौन पार्टिसिपेट नहीं करता? नंबर 1, फर्स्ट क्या बन जाएगा आपका? फर्स्ट बन जाएगा आपका नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब लोकसभा में 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वहीं पे 12 मेंबर राज्यसभा के नॉमिनेट किए जाते हैं, तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरा, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती है स्टेट्स में बेसिकली हर एक स्टेट में, इंडिया में हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली तो है, पर कुछ एक स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, दूसरा हाउस भी है, जैसे कि झारखंड हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज जो हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी को छोड़ के बाकी वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। अगली हेडिंग आपकी बन जाएगी, हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि इलेक्शन में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है और साथ में इलेक्शन कैसे होता है, उसमें एमएलए जो वोट डालता है उसकी कितनी वैल्यू होती है, और जो एमपी वोट डालता है, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर जो वोट डालते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी वैल्यू क्या होती है। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस मेथड से होता है, तो आर्टिकल 55 इसी के बारे में बताता है। आर्टिकल 55 बताता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू सीक्रेट वॉलेट। मेरे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हर एक पर्सन जो है वो प्रेफरेंस में वोट देता है।
वैसे क्या होता है, जब आप इलेक्शन में जाते हो वोट डालने के लिए एमएलएज़ के, एमपीज़ के, पंचायत के, तो आप 10 बंदे खड़े होते हैं, उसमें से आप एक को वोट देकर वापस आ जाते हो जिसको आप जिताना चाहते हो। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसे नहीं होता। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हर पर्सन प्रेफरेंस में वोट देता है। जैसे मान लो 5 पर्सन खड़े हैं, ए बी सी डी, मान लो 4 पर्सन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हैं, तो मैंने वोट देना है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं एमएलए या एमपी हूँ, मैंने अब वोट देना है, तो मैं पहली प्रेफरेंस देता हूँ डी को, तो फर्स्ट प्रेफरेंस में मैं डी का नाम लिख दूंगा। दूसरी प्रेफरेंस में बी को देता हूँ, तो दूसरा यहाँ पे नाम आ जाएगा मेरा। तीसरी प्रेफरेंस में सी को देता हूँ और चौथी में ए को देता हूँ। वैसे कोई और एमएलए होगा, वो भी इसको पहली प्रेफरेंस दे सकता है, दूसरी इसको दे सकता है, तीसरी इसको दे सकता है। तो इस मेथड में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसमें क्या होता है, वोट ट्रांसफ़र होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस में वोट दिया जाता है। मैंने अपनी प्रेफरेंस दे दी, अब होगा क्या, कल को जब काउंटिंग होगी तो जैसे मान लो मेरा फर्स्ट जिसको मैंने प्रेफरेंस दिया वो बंदा, उसकी वोट ब्लू कम है, तो मेरे दूसरे वाले प्रेफरेंस की वोट जुड़ना शुरू हो जाएंगे, और वो भी कम है, फिर तीसरी वाली प्रेफरेंस की वोट जुड़ना शुरू हो जाएंगे। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि किसी का वोट वेस्ट नहीं जाएगा, हर एक पर्सन का वोट उस पर्सन को मिल जाएगा जो पर्सन जीतने वाला है। तो प्रेफरेंस में वोट दिया जाता है। ये मेथड हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में फॉलो करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हाँ, मैं जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलएज़ और एमपीज़ इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं मिलकर, और वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर मैं एक एमएलए की वोट की वैल्यू बोलूं कि जो एमएलए वोट देगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, आपने सुना होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में जो वोट कितने वोट डालेंगे, लाखों में नाम आता है, लाखों वोट डालेंगे। टोटल मेंबर कितने हमारे पार्लियामेंट के और हमारे स्टेट्स के बहुत कम, पार्लियामेंट के 552, एक लोकसभा के, और राज्यसभा के भी अबाउट 245 अबाउट समथिंग या 255 वो राज्यसभा के मेंबर तो बहुत कम है हमारे पास। लेकिन वोट जब बोलते हैं हम ना, प्रेसिडेंट कितने वोटों से जीता, तो लाखों में वोट आते हैं। क्यों आते हैं, इस फार्मूले की वजह से। तो हम पहले जानेंगे कि एक एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी होती है, फिर हम जानेंगे एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होती है। तो अगर मैं बात करूं एक एमएलए के वोट की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे हम, इसका फार्मूला क्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, जिस स्टेट का एमएलए होगा उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन। जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश का कोई एक एमएलए प्रेसिडेंट को वोट डाल रहा है, तो हिमाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उस स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल कितने मेंबर हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में कितने एमएलए हैं टोटल 68, तो टोटल पॉपुलेशन बटा टोटल कितने एमएलए हैं गुना 1/1000 गुना 1/1000। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे एक एमएलए की वोट की वैल्यू को निकालने के लिए, लाखों में वैल्यू आएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक एमपी की वोट की वैल्यू निकालने में, तो ये फार्मूला लिखा हुआ मैंने, दिस फार्मूला इज फॉर द वैल्यू ऑफ 1 एमपीज वोट। एक एमपी की वोट की वैल्यू कितनी होगी, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ स्टेट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर एक एमपी की वोट की वैल्यू हमने काउंट करनी है, निकालनी है, तो जितने भी स्टेट्स के टोटल एमएलएज की जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के टोटल इलेक्टेड मेंबर कितने हैं, लोकसभा राज्यसभा वो मिला के टोटल इलेक्टेड मेंबर कितने हैं उसे डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या निकल आएगी, एक एमपी की वोट की वैल्यू। तो मेरे दोस्तों आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड क्या होता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो अब मेरे दोस्तों आगे मैं डिस्कस करूंगा कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करता है। आर्टिकल 71 बेसिकली यही बताता है कि इफ़ एनी डिस्प्यूट अराइज रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट देन हु इज़ द अथॉरिटी टू रिजॉल्व दैट डिस्प्यूट। मैं आपको बता दूं आर्टिकल 71 में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट्स होंगे उसको रिजॉल्व करेगा, उसके लिए डिसीजन देगा। हाउएवर पार्लियामेंट इस चीज़ को रेगुलेट कर सकती है लॉ बनाकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के डिस्प्यूट्स को
सेकंड आगे हम पढ़ेंगे कि ओथ एंड अफर्मेशन, कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते हैं। तो जो प्रेसिडेंट हैं हमारे, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करने की ओथ लेते हैं। बड़े ही यहाँ पे लिखा हुआ है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड का कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो ओथ है हमारे प्रेसिडेंट, उनको कौन दिलाता है? उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया के मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो ओथ दिलाते हैं। और अगर वो अपने ऑफिस में ना हो तो उनके स्थान पर जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएंगे। आर्टिकल 60 इसकी बात करता है। अब मेरे दोस्तों आर्टिकल 56 में बोला गया है कि प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा, कितने पीरियड तक प्रेसिडेंट ऑफिस को होल्ड करेंगे। तो बेसिकली प्रेसिडेंट 5 साल तक ऑफिस को होल्ड करेंगे। टेन्योर 5 साल है, 5 साल खत्म हो जाते हैं तो यस, प्रेसिडेंट इज एलिजिबल टू री इलेक्ट एज ए प्रेसिडेंट। उनको दोबारा से भी इलेक्ट किया जा सकता है, वो दोबारा से भी इलेक्शन फाइट कर सकते हैं कितनी भी बार। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में एक बार प्रेसिडेंट बन गए, दूसरी बार प्रेसिडेंट बन गए, तीसरी बार इलेक्शन फाइट नहीं कर सकते। इंडिया में ऐसी रुकावट नहीं है, इंडिया में आप कितनी भी बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट कर सकते हो, पर टेन्योर 5 साल होगा। लेकिन हाँ, 5 साल खत्म होने से पहले भी जो प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। वहीं पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी मृत्यु हो गई तो भी ऑफिस खाली हो जाएगा। और साथ ही जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको उनके ऑफिस से हटाया भी जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है बाय वे ऑफ इम्पीचमेंट, महाभियोग जिसको आप बोलते हो, उसका यूज़ करके पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटा भी सकती है। अगली वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि इम्पीचमेंट होती क्या है और कैसे इम्पीचमेंट का जो है वो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है इम्पीचमेंट का प्रेसिडेंट के लिए। अगली वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमने इलेक्शन पूरा खत्म कर दिया। आई होप मेरे दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे दोस्तों हमारे टेलीग्राम पेज लॉ विद ट्विंस को फॉलो करना ना भूलें। टेलीग्राम पेज पर हम हर एक अपडेट देते हैं रिगार्डिंग हमारे लेक्चर्स, रिगार्डिंग हमारी वीडियोस, रिगार्डिंग अपकमिंग लेक्चर्स। तो प्लीज़ आप हमें लॉ विद ट्विंस के इंस्टाग्राम पेज पर जरूर फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।